गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 30th ऑफ अगस्त 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह है कुछ टॉपिक्स आपके लिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज ये ट्रेलर रहने वाला है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एनसीबी के बारे में। थोड़ा न्यूज में है, हर साल अपनी रिपोर्ट निकालता है तो उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। फिर बात करेंगे जजेस रेक्यूजल। ये आपके लिए काफी नया टॉपिक है। लास्ट ईयर हम लोगों ने इस टॉपिक को किया था तो आई होप आपको मेरे ख्याल से भूल ही गए होंगे। तो बताऊंगा आपको ये जजेस रेक्यूजल क्या होता है, जजेस को क्यों करते हैं और वो सारी बातें इसमें करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक है। इंडिया चाइना इशू है, पुराना इशू चल रहा है कई सालों से। हमारे लद्दाख वाले रीजन में क्लैशेस चल रहे हैं तो उसको लेकर थोड़ा सा कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। सीड स्कीम बिल्कुल नया टॉपिक है हमारे लिए, पहले इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया है तो इसके बारे में बात करेंगे। आईएईए के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि यूक्रेन के अंदर यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट एंड द बेल, ये रिपीटेड सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा बहुत देख सकते हैं क्योंकि आज के एक्सप्लेनर सेक्शन में बेसिकली इसको यहाँ पे दिया हुआ है। पैट्रियार्की इन कोर्ट, ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है और यहाँ से हम लोग मेंस के लिए भी एक आंसर लिखने वाले हैं। उसके अलावा अगर टाइम बचेगा तो एक टॉपिक और है पाकिस्तान ट्रेड वाला, उसको भी हम लोग कर सकते हैं और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी यहाँ पे आपके लिए डाले हुए हैं। एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या है आज। ये तो आप छोड़ ही दो, ये तो पॉलिटिकल न्यूज है। अमिड फ्लड्स पाकिस्तान ओपन टू रीस्टार्ट ट्रेड विद इंडिया। तो बलूचिस्तान के अंदर भयंकर फ्लड आया हुआ है पाकिस्तान में। 1000 से ज्यादा लोग वहां पे अनफॉर्चुनेटली मारे जा चुके हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट करके कहा है कि उनके जो विक्टिम्स हैं उनके उनके साथ हैं वो एंड ऑल दैट। तो पाकिस्तान की डेफिनेटली हम लोग मदद करेंगे, मतलब हम तो बोलेंगे वो मदद मांगे या ना मांगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी बात चल रही है कि इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आज का एक्सप्लेनर सेक्शन दिया हुआ है, समय लगेगा तो उसको जरूर करेंगे। मतलब बहुत अच्छी ऐसी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन हल्का फुल्का कुछ ना कुछ देख सकते हैं। तो ये है आज की जो पहली न्यूज जो कहता है कि वायलेंट क्राइम्स इन द कंट्री बैक टू प्री कोविड लेवल। तो 2020 में जो कोविड आया था तो उससे पहले तो 2019 में इंडिया में जो क्राइम का रेट चल रहा था भैया, अभी 2022 में दोबारा हम उसी लेवल पे पहुंच गए हैं क्योंकि बीच में काफी सारे लॉकडाउन्स रहे तो उसकी वजह से क्राइम थोड़े कम हो गए थे, है ना, क्योंकि चीजें ही बंद हो गई थी तो लोग क्राइम कर ही नहीं पाए। अब ऐसा लग रहा है देख के कि जैसे इकोनॉमी ओपन हुई है, कंट्री ओपन हुई है ना, लोग क्राइम करने के लिए बेचारे बेचारे बड़े परेशान थे कि हमें क्राइम करना है। तो एकदम से क्राइम का ग्राफ जो है बढ़ गया है। तो 2019 के लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत अनफॉर्चुनेटली। और ये कौन कर रहा है? ये कह रहा है एनसीआरबी, मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्योंकि ये हर साल अपनी रिपोर्ट देते हैं। इन्होंने कहा है कि भैया चाहे रेप हो, किडनैपिंग, एट्रोसिटीज अगेंस्ट चिल्ड्रन, रोबरी, वो देश में बढ़ गई है। मर्डर्स विच डिड नॉट कम डाउन इवन 2020, मर्डर तो 2020 में भी कम नहीं हुए थे और भैया 2021 में तो इनकी संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। सबसे जो घिनौना होता है वो होता है रेप। रेप के केस भी जो है वो बढ़ गए हैं। 2020 में जो 28,000 हुआ करते थे, अभी 2021 में कितने हो गए? 31,500, 31,677। तो भैया सारे केस यहाँ पे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो यही तो आज के लिए हमारी पहली न्यूज थी। और इनका ये कहना है कि ज्यादातर जो ये क्राइम होते हैं, चाहे वो रेप के हों क्राइम या कोई भी हो, वो नॉन पर्सन के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, और इसी कड़ी में देखिए एक और न्यूज यहाँ पे है, दिल्ली मोस्ट अनसेफ मेट्रो फॉर वीमेन। जैसे हम लोग जो मेट्रो सिटीज की बात करते हैं, दिल्ली हो गया, चेन्नई है ना, कलकत्ता, तो उसमें दिल्ली सबसे अनसेफ है वीमेन के लिए, राइट। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि वीमेन के अगेंस्ट 2021 में 40% जो है भैया वो क्राइम इंक्रीज हुआ है। पब्लिक प्लेस में भी होते हैं, प्राइवेट स्पेस में तो छोड़ दीजिए आप। दिल्ली में कितना एक केस हुआ था कि जहां पे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रेलवे के 4 कर्मचारियों ने एक 30 ईयर ओल्ड वीमेन का जो है वहां पे रेप हुआ था, है ना। वहां पे जो इलेक्ट्रिक रूम होता है वहां पे, तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। और इनमें यह कहना है रिपोर्ट का कि 95% ऑफ द क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन आर कैरिड आउट बाय देयर रिलेटिव्स एंड हेंस डू नॉट अमाउंट टू द क्राइम रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर। मतलब देखिए, अगर कोई पब्लिक प्लेस में किसी की किडनैपिंग होती है, किसी का रेप होता है, छेड़खानी होती है, उसको तो आप लॉ एंड ऑर्डर वाली और की प्रॉब्लम कह सकते हो, है ना, कि वहां पे पुलिस नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, रात को स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी, वो आप कह सकते हो। लेकिन जो नॉन आदमी है, आपके पड़ोसी है, आपका भाई है, आपका पिताजी है, आपके नेबर हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, अगर वो आपके सेफ प्लेस में ही अगर आप किसी का छेड़खानी हो रही है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तो
तो उस वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ऐसा एनसीआरबी का कहना है। तो 95% केस में तो ऐसा ही होता है, इनका ये कहना है। अब उन्होंने कहा कि भाई चलो ये क्राइम वगैरह हो रहे हैं, है ना, वीमेन के अगेंस्ट भी हो रहे हैं, ओल्ड एज पीपल के अगेंस्ट भी हो रहे हैं, चाइल्ड किडनैपिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, स्पेशली वीमेन के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग कई चीजें कर रहे हैं। एक तो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप जो है वो टाइम टू टाइम लगाए जाते हैं वीमेन के लिए, स्कूल्स वगैरह में भी, कॉलेज कैंपस वगैरह में लगाए जाते हैं। एक तो ये कर रहे हैं हम लोग। दूसरा कह रहे हैं कि हम लोगों ने पिंक बूथ भी लगाए हैं, डार्क स्पॉट्स, मतलब ऐसे कुछ पर्टिकुलर एरिया आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे वीमेन के अगेंस्ट में ज्यादा क्राइम होते हैं। तो हमें पिंक बूथ लगाए गए हैं जहां पे वीमेन जो पुलिस ऑफिसर्स होती हैं वो ज्यादा वहां पे मतलब उनकी जो पीसीआर होती है वो घूमती रहती है, टाइम टू टाइम इस तरह की चीजें होती हैं जहाँ पे, और फोन नंबर वगैरह वो सब दिए जाते हैं। मुझे देखिए, मतलब आप, हो सकता है आप अलग से सोचते हो, लेकिन ये पिंक बूथ का क्या मतलब है? आपने इसका ना कलर पिंक क्यों दिया हुआ है? एक तरफ तो आप वीमेन के लिए वो सब कर रहे हो, फिर दूसरा जो है आप एक तरह से वीमेन को जो है पिंक कलर ही से आप क्यों कर रहे हो? तो ये भी कहीं ना कहीं एक आपका माइंड सेट ही दिखाता है कि पिंक कलर अच्छा वो लड़कियों को दे दिया और जो ब्लू कलर है हमने बॉयज को दे दिया, जबकि ऐसा नहीं है। बॉयज को भी पिंक कलर पसंद होता है, विमेन को भी ब्लू कलर पसंद होता है, राइट? तो ये जो कलर के हिसाब से आप जेंडर को करते हो, ये अपने आप में ही प्रॉब्लमेटिक है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, सेक्सिस्ट लगता है मुझे कि पिंक कलर को जी सिर्फ औरतों से जोड़ दिया जाता है, ब्लू कलर को, ब्लैक कलर को सिर्फ मैन से जोड़ दिया जाता है। अलग अलग चीजें हो सकती है, बट यस, पिंक बूथ जो है इन्होंने यहाँ पे किए हैं। दूसरा इनका ये कहना है कि भाई दिल्ली में जो विमेन के अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, छेड़खानी हो रही हैं, वो इसलिए भी ज्यादा होती हैं क्योंकि दिल्ली में केस रजिस्टर्ड ज्यादा होते हैं, लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं, ज्यादा केस रजिस्टर्ड होते हैं, तो इसी वजह से भी दिल्ली में नंबर ऑफ केसेस जो है वो ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा भी इनका एक आर्गुमेंट है। उसके अलावा इनका कहना है कि भैया सीनियर सिटीजन के लिए भी हम लोगों ने टाइम टू टाइम ट्रेनिंग सेशंस वगैरह लगाते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन के साथ ना सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड, है ना। उनको कॉल आ जाती हैं, उनको बहला फुसला लिया जाता है, उनसे अकाउंट नंबर वगैरह की डिटेल ली जाती हैं। तो इन्होंने कहा है कि भाई उसके खिलाफ भी हो रहा है। तो थोड़ा सा आपका एनसीआरबी के बारे में पता होना चाहिए, हर साल रिपोर्ट निकालता है कि उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। 1986 में इसको सेटअप किया गया था। और हमारे यहाँ पे जो क्राइम्स होते हैं उनकी जो है इंफॉर्मेशन, क्रिमिनल्स की जो इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो सब चीज़ें होती हैं वो एनसीआरबी बेसिकली करता है। बेसिकली एनसीआरबी एक डेटाबेस है, ठीक है, स्टेट वाइज, नेशन वाइज जो क्राइम होते हैं उसको कैटेगराइज करता है और वो सबको करता है। हर साल एक रिपोर्ट निकालता है क्राइम्स इन इंडिया के नाम से। थोड़ा सा आपको ये जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये किसकी रिकमेंडेशन में दिया गया था? नेशनल पुलिस कमीशन 1977 से लेके 81 के बीच में इसको बनाया गया था उसकी, और एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का टास्क फोर्स 1985 में एस्टेब्लिश किया था। उन दोनों के रिकमेंडेशन में बेसिकली इसको 1986 में बनाया गया था। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए। 2020 और 2021 में एनसीआरबी के द्वारा, सीसीटीएनएस के द्वारा जो है एक हैकाथन साइबर चैलेंज भी ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसका काम ये रहता है कि भाई हैकिंग वगैरह ना हो देश में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, और जो लोग हैकिंग करते हैं, एथिकल हैकिंग वगैरह, जिनको जो है साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बुलाया गया था। तो ये थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे क्लियरली हल्का फुल्का इसके बारे में देख सकते हो। लेकिन छोटी सी अनाउंसमेंट है, जैसे कि आपको पता है मैं रोज करता हूँ, तो 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी का कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं 11 तारीख से। तो आपको पता है कि एनसीईआरटी आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे, फॉर्म भरोगे तो आपको यहाँ पे हो सकता है। कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आती है कमेंट सेक्शन में कि सर हम लोग अभी फाउंडेशन कोर्स कौन सा लॉन्च कर रहे हैं। तो अभी हमारा सेकंड फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। नेक्स्ट फाउंडेशन कोर्स के लिए भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप उस पर जाइए, या हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, prep.in के नाम से prepis.in, ठीक है, इस पे भी जाके आप विजिट कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स के लिए फॉर्म भरिए, फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास टॉपिक आता है, देखिए वो कहता है कि जज रेक्यूजेस हिमसेल्फ फ्रॉम नवलखा केस। ठीक है, देखिए केस क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है। वो महाराष्ट्र में भीम जो है गोरेगांव में जो केस हुआ था, भीमा कोरेगांव वाला केस ना, उसके बारे में है ये। जो वहां पे जो अक्यूज थे वो अपने केस को ट्रांसफर करवाने की बात चल रहे थे, वो बात नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस आया था, और सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक जज हैं, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। देखिए नाम आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इशू पता होना चाहिए, तो माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाना रहता है। तीनों ने अपने आप को इस केस से रिक्यूज कर लिया है। रिक्यूज मतलब अपने आप को इस केस से हटा लिया है।
ये बेंच थी, जो 2 जजेस की बेंच थी, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस थे और रविंदर जी थे। रविंदर जी ने कहा कि मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूंगा। तो अब ये केस चीफ जस्टिस के द्वारा जो है किसी और बेंच को दिया जाएगा, तो इसके नए जज आएंगे, वो इस केस की सुनवाई करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है जजेस किसी केस को सुनने से मना कर देते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उसे कहा जाता है रेक्यूजल ऑफ जजेस। ठीक है, ये इशू हम लोगों ने काफी पहले किया था। अगर इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है आपको डिटेल में, तो ये नीचे जो ब्लू कलर का लिंक आपको दिया हुआ है पीडीएफ में आपको मिल ही जाता है, इस पे आप क्लिक करके इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया था कुछ टाइम पहले, अच्छे से पढ़ सकते हो, बट जितना हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। कोई जज अपने आप को किसी केस से क्यों हटाता है? जब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है तब वो उसको वहां से हटाता है। जब ऐसा लगता है जज को अगर वो इस केस की सुनवाई करेंगे तो इसमें जो है वो पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं रह सकते, इसके अंदर बायसनेस आ जाएगी, तो उस केस में हटा देते हैं। देखिए जैसे 1-2 एग्जांपल आपको देता हूं। अब भाई हो सकता है कोई आदमी जज बनने से पहले जज ना हो, वो लॉयर हो, है ना, वो वकील थे, और हो सकता है जब वो लॉयर हो अपने वकालत के दौर में उन्होंने कोई केस सुना होगा, ठीक है, कोई केस के लिए रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया होगा, कोई किसी केस के लिए केस लड़ा होगा। अब अगर वही सेम पार्टी कोर्ट के अंदर आ जाती है जहां पे वो सेम लॉयर जो है वो जज बन गए हैं, उस केस में अपने आप को वहां से हटा देता है वो जज। ठीक है, ये होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो अभी वेस्ट बंगाल वाला केस हुआ था, जब वहां वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद वहां पे वायलेंस हो गया था काफी ज्यादा, तो 2 जजेस ने अपने आप को हटा लिया था, क्योंकि वो दोनों जजेस जो हैं बिलोंग करते थे वेस्ट बंगाल से। तो उन्होंने कहा कि भैया हम लोग इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, तो हो सकता है कुछ बायसनेस हमारे अंदर आ जाए। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस में जो है अपने आप को खुद ही हटा लेते हैं। अब देखिए, या तो वो खुद हटा लेते हैं, कई बार ऐसा होता है जो पार्टीज होती हैं वो लोग खुद जज को बोल देते हैं कि साहब आप इस केस से हट जाइए, हमें इसमें प्रॉब्लम है, हमें ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, किसी भी तरीके से कनेक्शन हो सकता है, तो उस केस में भी हटाया जा सकता है। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, जहां पे हमारे कानून की बात है, हमारे कानून में इसको लेके कुछ भी कोई भी रूल नहीं बनाया गया है। इट इज जस्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये कहता है कि कोई भी आदमी अपने ही केस में खुद जज नहीं बन सकता। समझ रहे हो? अब आप ये देख लीजिए, मान लो आप जज हो, ठीक है, आपके आपके जो है बच्चे हैं, आपकी लड़की है, लड़का है, उनकी कोई कंपनी है, ठीक है, अब उनकी कंपनी को कोई केस आपके ही कोर्ट के अंदर आ गया, तो फिर सी बात है आप वहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो उस केस में आप उसको हटा लोगे। तो नो पर्सन कैन बी अ जज इन हिट्स ओन केस। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हुआ 1-2 बार। हमारे एक बड़े ही महान सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके खिलाफ एक महिला ने सेक्सुअल असोल्ट का केस लगाया था, काफी वर्ल्ड फेमस केस हुआ था। तो उन भाई साहब ने अपने केस की सुनवाई खुद कर ली, मतलब उनके ही खिलाफ सेक्सुअल असोल्ट का केस लगा हुआ है और वो खुद ही जज बन के बैठे हुए हैं। तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था उस चीज का। खैर, लेकिन ऐसा किसी किसी इंसिडेंट में होता है, मोस्टली केस में जजेस जो है अपने आप को खुद ही हटा लेते हैं, जो उनको लगता है कि उनकी खुद का डिस्क्रिप्शन होता है, कॉन्शियस होता है, और उनको इसके लिए रीजन बताने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, वो खुद ही हट जाते हैं, रीजन बताने की कोई जरूरत नहीं होती। ये थोड़ा थोड़ा सा जो है आपको रेक्यूजल के बारे में हल्का सा पता होना चाहिए, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक आपको रिक्वायरमेंट है इसके बारे में जानने की। अगर जानना है तो इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो आप, इंडियन एक्सप्रेस का बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल आया था, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। कहता है भाई चाइनीज ट्रूप्स स्टॉप ग्रेजियर्स इन लद्दाख। तो लद्दाख में आपको पता है कि वहाँ की टेरिटरी कैसी है, वहाँ का लैंडस्केप कैसा है ना, तो वहाँ पे तो लोग क्या एक्टिविटी करते हैं। अब वहाँ पे भैया आपके तरह यहाँ की तरह धान तो होता नहीं है, वहाँ पे तो लोग क्या, उनके पास बकरियां रहती हैं, याक रहता है उसकी, है ना, वहाँ पे तो मोस्टली लोग ग्रेजियर्स ही हैं, मतलब वो तो अपने जानवर को चराते हैं, और तो वहाँ पे कोई काम है नहीं। तो कई बार क्या होता है ना, जानवर चराते चराते ना लोग अपने गाँव वगैरह से बहुत आगे तक निकल जाते हैं, और ऐसा केस जो है कई बार देखा गया है लद्दाख वाले केस में, जे-एंड-के वाले केस में। तो क्योंकि यहाँ पे जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है ना। जैसे मान लो ये लाइन है एक, तो इंडिया वाले मानते हैं कि हमारी यहाँ तक टेरिटरी है, चाइना वाले मानते हैं कि हमारी टेरिटरी यहाँ तक है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे इधर से जो है अपनी भेड़ बकरियों को लेके लोग जो है इधर तक चले जाते हैं, तो चाइना वाले उनको रोक लेते हैं बीच में। ठीक है, उनका कहना है कि भाई आप तो हमारी टेरिटरी में आ गए, चलो यहाँ से भागो वापिस। कई बार ऐसा होता है, तो इस बार भी ऐसा ही हुआ।
तो एक जगह है, छोटा सा गांव है बेसिकली डैमचोक के नाम से, ठीक है। तो ये एक्चुअली आता इंडिया की टेरिटरी में है, लेकिन चाइना वाले इसको क्लेम करते हैं, ठीक है, चाइना वाले क्लेम करते हैं। तो अभी जो है कुछ ग्रेजर्स जो है वो डैमचोक से अपना चराते चराते जानवर 2-4 किलोमीटर आगे चले गए होंगे। अब चाइना वालों ने जाकर इनको रोक लिया, बोले भैया ये तो हमारी टेरिटरी है। अब इन्होंने, इंडिया वालों ने जो है, हमारे जो लोग थे, इन्होंने इंडियन आर्मी को संपर्क किया, कांटेक्ट किया, तो वहां पे क्लैश हो गया। मतलब ऐसा क्लैश नहीं हुआ, लेकिन बातचीत हो रही है। तो वो थोड़ा डैमचोक जो है पहले भी काफी न्यूज में रहा है, और यहीं से एक्चुअली इंडस रिवर भी आती है, ठीक है। जब वो एंट्री करती है इंडस रिवर डैमचोक के वाले एरिया से ही आती है। तो कई सारी जगह है ऐसी जो काफी कंट्रोवर्सी में रही हैं पिछले दिनों, जैसे पेंगोंग सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। आप डैमचोक देख सकते हो, चुनार देख सकते हो। 1962 का जब वॉर हुआ था तो चुनार और डैमचोक बहुत ही हाई पॉइंट रहे थे। चुशुल वैली के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, गलवान वैली के बारे में तो क्या ही बताएं आपको, राइट। उसके अलावा जो है दौलत बेग ओल्डी, सारा झगड़ा इसी की वजह से हुआ, दौलत बेग ओल्डी की वजह से। दौलत बेग ओल्डी में जो है इंडिया ने अपना जो है एक हाईएस्ट एक एयर स्ट्रिप बना दिया है, जहां पे वो विमान वगैरह उतार सकता है, और यहाँ पे एक रोड भी बनाया है बहुत जबरदस्त, 12 मतलब आप ऑल सीजन रोड यहाँ पे बना दिया है। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे दिक्कत हुई। अक्साई चीन वाला एरिया जो है इसको चाइना एडमिनिस्टर करता है, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया इसको क्लेम करता है, भाई ये हमारा अखंड भारत का ही हिस्सा है अक्साई चीन। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो, तो उसके बारे में इन्होंने बताया। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कंटेंट आपके लिए जो है डाल दिया है डैमचोक वगैरह के बारे में, हल्का सा आप इसको पढ़ सकते हो। तो डैमचोक बेसिकली एक छोटा सा गांव पड़ता है, और वहां पे एक रिवर है चार्डिंग नल्ला, रिवर नहीं है ये नाला है, नाला बेसिकली, नाला का वहां पे नल्ला भी बोलते हैं। तो इट्स अ नाला, छोटा सा एक हल्का सा है, और इंडस रिवर में जाके जहां पे वो मिलता है वहां पे डैमचोक सेक्टर बना हुआ है। और ये जो पूरा एरिया है आसपास का, ये पूरा ग्रासलैंड टाइप का ही है। तो यहाँ पे लोग अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए खूब आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और बाकी अगर कुछ लोकेशन आपको जाननी है तो ऑफ कोर्स एग्जाम में उसने ऑलरेडी यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में, बाद में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी में कई बार ऐसे सवाल आपसे पूछ लेता है जो न्यूज में रहते हैं, है ना, प्लेसेस इन न्यूज में। तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि कई बार नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट वेस्ट, इस तरह की चीजें पूछ लेता है। जैसे पूछ लिया गया था कि गलवान जो है वो कहाँ पे पड़ता है, उसकी लोकेशन क्या है, तो वो लद्दाख के जो है वो ईस्टर्न सेक्टर में पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा लोकेशन आपको देखना जरूरी होता है कि लद्दाख कहाँ पे है, दौलत बेग ओल्डी कहाँ पे है, भाई गलवान यहाँ पे है, अच्छा जी चुमार यहाँ पे है, इधर डैमचोक है ना, इधर चुशुल वैली है आपकी, पेंगोंग सो लेक, हॉट स्प्रिंग, है ना। तो कम से कम नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा इस चीज को आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्राइब कैटेगराइजेशन वर्क डिलेज बेनिफिट अंडर द सीड। देखता हूँ बताता चलो कि हमारे पास ना सरकार ने एक सीड स्कीम लॉन्च किया था, और सीड का नाम होता है, सीड को बेसिकली बोला जाता है स्कीम फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड द सेमी नोमैडिक कम्युनिटी। तो ये होती है सीड की फुल फॉर्म। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक, ठीक है, और डी नोटिफाइड नोमैडिक। तो ये 2-3 चीजें हैं। तो नोमैडिक आप समझते हो ना, कि जो अपने जैसे बंजारे होते हैं, बंजारा है ना, बंजारा इज अ ट्राइब विच इज नोमैडिक ट्राइब। गद्दी होते हैं, गुज्जर्स होते हैं J&K वगैरह के अंदर, तो अपने जानवरों को लेके जो चराते रहते हैं, इनका कोई घर नहीं होता है सच, ठीक है। ये सीजन टू सीजन जो है वेरी करता है, तो ग्रास लैंड के चक्कर में इधर से उधर घूमते रहते हैं। बंजारा के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, देखा भी होगा आपने। तो उसको उनके लिए जो है सरकार के ने एक स्कीम चलाई थी। बेसिकली अगर थोड़ी हिस्ट्री आपको बताता चलूं, आपने कई बार फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा, और आपको वैसे भी अगर पता हो तो एक सलमान खान की भी मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, जिसमें पिंडारी होते हैं वो लोग, है ना, पिंडारी। मुझे मूवी का नाम नहीं, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पिंडारी जो है एक ट्राइब है, और इस ट्राइब को अंग्रेजों के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये क्रिमिनल ट्राइब है, ये क्रिमिनल ट्राइब है। तो अंग्रेजों के द्वारा कई सारी ट्राइब्स को इंडिया में क्रिमिनल ट्राइब को डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो है ये मान लिया गया था कि भाई इस ट्राइब में जो भी आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा पैदा होते ही क्रिमिनल हो जाता है। ऐसा जो है किया गया था उनके द्वारा। तो इन जो ऐसी कई सारी ट्राइब्स थी, क्रिमिनल ट्राइब वगैरह जो है, इनको डी नोटिफाइड ट्राइब जो है इनको डिक्लेयर कर दिया गया था बिटवीन 1871 एंड 1947, क्योंकि इनका ये कहना था कि भाई ये लूटपाट मचाते हैं, और ये
बंजारे होते हैं और ये डाकू होते हैं, तो इसलिए इनको क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया था। कई सारी ट्राइब है इंडिया में, ऐसी एक आधी नहीं है, बहुत सारी हैं। तो ये तो जस्ट पिंडारी मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है। तो फिर बाद में इंडिया ने जो है 1942 में उस जो उन्होंने एक्ट पास किया था अंग्रेजों ने, उसको हटा दिया गया। ये जो नोमैडिक सेमी नोमैडिक आप बोलिए इसको, तो ये जो कम्युनिटी है ना, ये हमारे देश में सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड, मार्जिनलाइज्ड और इकोनॉमिकली वीकर कम्युनिटी है। 10 करोड़ के लगभग लोग जो है से जो है वो इंडिया में हैं, जो नोमैडिक हैं, सेमी नोमैडिक हैं। क्योंकि इनके पास कोई प्राइवेट लैंड नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है इनके पास, ना ही इनके पास घर होता है, क्योंकि तो नोमैडिक होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, जैसे बंजारा, है ना। तो ये सबसे ज्यादा मार्जिन है। अब इनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि जब इनके पास घर ही नहीं होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ना इनके पास कोई लैंड है, ना इनके पास जॉब्स हैं, ना इनके पास एजुकेशन है, और ना ही इनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन है। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, ठीक है। तो उसको लेकर सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया, जिसका नाम है सीड स्कीम। तो इसके 4 कंपोनेंट थे। पहली बात तो एजुकेशन एम्पावरमेंट करना है। एजुकेशन एम्पावरमेंट में जैसे अगर कोई बच्चा मालूम के लिए पढ़ लेता है, तो वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो उसको फ्री कोचिंग दी जाती है, ठीक है। फ्री कोचिंग दी जाती है। अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, एमबीए में एडमिशन लेना है, कहीं भी एडमिशन लेना है, तो फ्री आपको दिया जाता है। मतलब उसके बावजूद भी बच्चे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, तो भाई एडमिशन फ्री मिले या पैसे देके मिले तो क्या फर्क पड़ता है उससे। फिर एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको देना है। आपको जो है इनकम जनरेशन के लिए कुछ लिवलीहुड प्रोग्राम चलाना है सरकार ने, हाउसिंग अगर आपको देनी है तो प्रोग्राम तो सरकार ने चलाया था। और ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो ऑनलाइन एक पोर्टल के द्वारा की जानी चाहिए थी, लेकिन वो पोर्टल से मदद नहीं मिल रही है अभी तक। तो कुछ एप्लीकेशन आई है, एक्चुअली 402 एप्लीकेशन सरकार के पास आई थी इस पोर्टल के थ्रू, लेकिन अभी तक किसी भी एप्लीकेशन को पास नहीं किया गया है। सरकार का कहना है कि भाई देखो 1400 कम्युनिटीज हैं इंडिया में ऐसी, जो कि डी नोटिफाइड कम्युनिटीज हैं। तो इतने लोगों को वेबसाइट के ऊपर डालना एक बहुत बड़ा टास्क है, तो थोड़ा समय यहाँ पे लग सकता है। हालांकि सरकार ने स्कीम के लिए 200 करोड़ रुपए डाले हैं, बट अभी तो उसका कोई खास यूज हो नहीं पाया। तो एक तो इन्होंने ये कहा। दूसरा इन्होंने ये कहा कि ये जो डी नोटिफाइड कम्युनिटीज हैं अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग हैं। किसी स्टेट के अंदर उनको ओबीसी में डाला गया है, किसी स्टेट के अंदर एसटी में डाला गया है, किसी को एसटी में डाला गया है। तो इसीलिए इसको प्रॉपर तरीके से कैटेगराइजेशन नहीं हो रहा है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो है इन कम्युनिटीज के लिए नोमैडिक सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज के अलग से रिजर्वेशन नहीं मिला है। तो ये थोड़ी दिक्कत अभी आ रही है। लेट्स होप कि जल्दी ही समस्या दूर हो जाए और इन जो लोग हैं जो है डीएनटीज, इनके लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता निकल आए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो कहता है कि भैया आईईए टीम हेड्स टू ज़ैपोरेज़िया प्लांट। ये क्या है? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ पे है? ये है यूक्रेन के अंदर में। तो अभी रशिया ने, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो इशू चल ही रहा है, तो रशिया ने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को कर लिया था कैप्चर, ठीक है। तो यहाँ के इसको जो ऑपरेट करते हैं वो इंजीनियर सारे के सारे हैं यूक्रेन के, लेकिन इसकी जो सिक्योरिटी है भी वो रशिया के लिए है। तो इसके आसपास के एरिया में रशिया वालों ने बम्बार्डमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी सेफ्टी को लेकर काफी कंसर्न यहाँ पे हो गया था, ठीक है। तो आईएईए जो है अभी वहां पे जाएगा और उसकी इंस्पेक्शन वगैरह करेगा, सारी चीजें देखेगा कि भाई सेफ हुआ है कि नहीं है। क्योंकि चेरनोबिल आपको पता ही है, जो चेरनोबिल में हुआ कि भैया यहाँ पे भी ना हो जाए। अगर यहाँ पे कुछ हो गया, मान लो इसका जो कोर है अगर वो मेल्ट डाउन हो गया अगर उसका, तो ये समझ लो जो कि भाई ये 10 चेरनोबिल के बराबर होने वाला है और बहुत बड़ी एक ह्यूमन ट्रेजेडी यहाँ पे हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा इसकी सेफ्टी को लेकर कंसर्न है। तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो यहाँ पे जाएगी, इंस्पेक्शन वगैरह करेगी। तो इसको बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन की ही एक आप ये समझ लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। 1957 में इसको किया गया था, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है। इवन 2005 में इसको बढ़िया काम के लिए नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। हर साल ये अपनी रिपोर्ट निकालती है जिसमें न्यूक्लियर उनको चीज़ों को लेके क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बताती है। ईरान में लेके काफ़ी एक्टिव रहता है ये, क्योंकि ईरान के बारे में आपको पता ही है, वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहता है। तो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करता रहता है ईरान के बारे में, ठीक है। चलिए 2 छोटे छोटे से आर्टिकल हमारे पास हैं। आरबीआई मूव्स फ्रॉड रजिस्ट्री हेल्प चेक बैंकिंग फ्रॉड। तो आरबीआई ने एक प्रपोजल दिया है ये कि भाई इंडिया में जो फेक जो वेबसाइट्स हैं, फेक जो फोन नंबर हैं, मतलब जो फ्रॉडस्टर्स हैं जैसे विजय माल्या टाइप के लोग हैं ना, तो उनकी वेबसाइट्स, उनके फोन नंबर, उनका एड्रेस वगैरह, उसकी एक हम लोग अलग से रजिस्ट्री बनाएंगे जहां पे उनकी डिटेल्स वगैरह डालेंगे और उनको ब्लैक लिस्ट करेंगे।
ठीक है, ताकि सबके पास उनका रिकॉर्ड रहे। तो ये उन्होंने कहा है। अभी क्योंकि डेट वेट इन्होंने कुछ खास बताया नहीं, जब इंप्लीमेंट होगा तब जाके देखेंगे। इट इज जस्ट अ प्रपोजल एज ऑफ नाउ। सेंसेक्स रुपी स्लाइड ऑन द फेड्स हॉकी स्टोन। हॉकी स्टोन, हॉकी स्टोन का मतलब ये होता है कि भाई जो अमेरिका का फेडरल बैंक है उसने ये संदेश दिया है, उसने एक मैसेज दिया है, इंडिकेशन दिया है कि वो हो सकता है फ्यूचर में और ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। आपको ये पता ही है, जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो भैया सबसे ज्यादा वाट किसकी लगती है? हमारे यहाँ की लगती है, क्योंकि इंडिया से लोग डॉलर को निकाल के अमेरिका भाग जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा सेंसेक्स और हमारा जो निफ्टी 50 और वो सब है डाउन चला गया है थोड़ा सा। और हमारा रुपी एक्चुअली कल 80 रुपए पार हो गया था। पहली बार इंडियन रुपी डॉलर के कंपैरिजन में 80 रुपए से पार हो गया, तो इसीलिए थोड़ा सा न्यूज में था। कुछ खास नहीं था दमदार, ऐसे मजा नहीं आया मुझे इसको करने में। ज्यूरिप्रूडेंस ऑफ द बेल, ये एक हमारा आज का बेसिकली एक्सप्लेनर सेक्शन है। ज्यादा इसमें कुछ जाऊंगा नहीं डिटेल में, क्योंकि इसके बारे में पहले बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। तो ये आप सबको पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा है, आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए, कि जो बेल है ये रूल होना चाहिए और जो जेल है वो एक्सेप्शन होनी चाहिए। समझ रहे हो? मतलब रेयर केस में आप उसको जेल में भेजिए, और अगर कोई आदमी को पकड़ लिया जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी बेल दिया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, लेकिन इसको फॉलो तो नहीं किया जाता। अब चाहे आप यूएपीए की बात कर लिए, चाहे आप पीएमएलए की बात कर लीजिए, है ना, कई सारे कानून इंडिया में ऐसे हैं जो बेल को रूल बना देते हैं। उनके लिए अगर आप वहां पे आपको बेल नहीं मिलेगा। अगर यूएपीए के अंदर, पीएमएलए के अंदर अगर आपको पकड़ लिया गया ना, तो आप समझ लो आपको बेल नहीं मिलेगी। तो ये उसके बारे में हम लोग पहले कई बार यहाँ पे बातचीत कर चुके हैं। तो हमारा जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसका जो सेक्शन 41 है, सेक्शन 41A है, ये बेल के बारे में ही जो है बात करता है। तो एक्चुअली हमारे सीआरपीसी के अंदर जो है बेल को डिफाइन नहीं किया गया है। उन्होंने सिर्फ क्राइम्स को कैटेगराइज किया है। तो कुछ क्राइम ऐसे होते हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप बेलेबल होते हैं, कुछ चीजें जो है नॉन बेलेबल होते हैं। तो मतलब जो सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में होती हैं वो बेलेबल होते हैं, तो ये उसके तहत है। ठीक है, तो जो बेलेबल होती हैं वो सेक्शन 436 के अंदर में कवर होती हैं। आपने मान लो ऐसा कोई क्राइम कर दिया है जो बेलेबल क्राइम है, तो आपको बेल मतलब मिल जाएगी 100%, क्योंकि वो आपका राइट होता है, अधिकार होता है। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं वहां पे बेल मिलना आपका अधिकार नहीं है। वो डिपेंड करता है जज साहब के ऊपर, आपको बेल दें या ना दें। मोस्टली केस में बेल नहीं मिलती है। तो सेक्शन 37 जो है वो ऐसे नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में ही बात करता है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो आपको बेल बेसिकली नहीं मिलेगी। यूजुअली क्या होता है, जो कोर्ट होता है वो 3 चीज कंडीशन सेटिस्फाई करता है किसी को भी बेल देने के लिए। पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होती है कि भाई वो आदमी छोड़ के ना भाग जाए। तो कई बार आपको ऐसा पता है ना कि किसी को बेल दी जाती है तो उसका पासपोर्ट वगैरह रखवा लिया जाता है ताकि वो देश छोड़ के ना भागे। तो ये कंडीशन, अगर जज को लगता है कि नहीं भागेगा तो बेल दी जा सकती है। दूसरी बात कि भाई वो एविडेंस वगैरह के अंदर छेड़खानी ना करे। अगर वो टेम्परिंग वगैरह का टेम्परिंग करेगा, छेड़खानी करेगा, तो उसको बेल नहीं मिलेगा। अगर जज को ऐसा लगता है कि छेड़खानी करेगा तो नहीं मिलेगा। फिर ऐसा होता है भाई, अगर जज को लगता है कि वो विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, उनके घर में जाएगा, डराएगा धमकाएगा नहीं, तो उसको बेल मिल सकती है। लेकिन ये तीनों के केस में बड़ा मुश्किल हो जाता है जज को कन्विंस करना कि भाई ये सब नहीं होगा, क्योंकि पुलिस तो ऑफ कोर्स कोर्ट के साथ में ही काम करेगी, है ना। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बेल मिलना। चौथी कंडीशन भी जो है बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ रखी गई। शुरुआत में तो 3 ही कंडीशन है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई जो ऑफेंस उस आदमी ने किया है उसकी ग्रेविटी भी देखी जाती है, क्या वो कितना घिनौना ऑफेंस है। हो सकता है कई बार वो नॉन बेलेबल में आता है लेकिन नॉर्मल ऑफेंस होता है, तो उस केस में भी दी जा सकती है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टाइम टू टाइम। बेल को आपको मैंने पहले बता दिया कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन बेल इज लाइक ए कंडीशनल रिलीज होता है। ठीक है, जज आपको जो है कुछ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन रखता है तो आपको उसमें बेल दी जा सकती है। ये थोड़ा थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। 3 तरह की बेल होती हैं, रेगुलर बेल, इंटरिम बेल और एंटीसिपेटरी बेल होती है। इसके बारे में मैं आपको 4-5 बार करवा चुका हूं, इसलिए बार बार आपको नहीं करवाऊंगा। रेगुलर बेल तो आपको पता ही है, वो तो आपका अधिकार होता है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक आती है आपके पास एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल मतलब आपको अरेस्ट करने से पहले ही बेल मिल जाती है, एंटीसिपेटरी बेल। फिर एक होता है इंटरिम बेल। तो रेगुलर बेल के लिए आप एप्लीकेशन लगाते हो, एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी आप एप्लीकेशन लगाते हो। अब उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में 2 से 3 हफ्ते का टाइम लग जाता है। तो उस बीच में आपको कोर्ट इंटरिम बेल दे देता है। ठीक है, कि भाई जब तक ये एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती है आपको इंटरिम बेल हम लोग दे देते हैं, इस तरह का रहता है वो।
तो ये कुछ इन बेल के बारे में यहाँ पे था। एक छोटा सा हमारे पास जो आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है, जिसको करवा ही देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो कहता है कि भाई एक्सप्लेनिंग पाकिस्तान फ्लिप फ्लॉप ऑन द ट्रेड विद इंडिया। पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड कभी होता है कभी नहीं होता, अभी तो बंद ही पड़ा हुआ है ना। पाकिस्तान के साथ हमारा अभी पाकिस्तान ने कुछ ऐसे इंडिकेशन दिए हैं कि वो इंडिया के साथ थोड़ा ट्रेड कर सकता है। 31 मार्च को उन्होंने कुछ डिमांड वगैरह रखी थी, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वहां की जो कैबिनेट वगैरह की, उन्होंने इंडिया से जो है कुछ कॉटन, यार्न और शुगर वगैरह इंपोर्ट करने की उन्होंने बात कही थी। तो बेसिकली वो अभी ट्रेड को थोड़ा सा ओपन करना चाहते हैं। क्यों ओपन करना चाहते हैं? देखिए, कुछ कुछ चीजें हैं। पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। और पिछले साल क्या हुआ, पाकिस्तान में जो है कॉटन की पैदावार काफी कम हुई, तो जिसकी वजह से उनको एक्सपोर्ट वो नहीं कर पा रहे हैं। और आपको पता है कि जब उनके पास एक्सपोर्ट नहीं होगा तो उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इंडिया से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करें। तो भैया मजबूरी है, तो क्या ही कर सकते हैं। दूसरी बात है शुगर इंडस्ट्री। अब वहां पे जो है शुगर की प्रोडक्शन भी कम हो गई, और जिसकी वजह से डोमेस्टिक काफी प्राइस हाई हो गया है वहां पे शुगर वगैरह का, तो इसलिए वो जो है वो करना चाहते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो पाकिस्तान करना चाहता है। बाकी और इसमें कुछ खास, पूरे आर्टिकल में बार बार उसी चीज को रिपीट करके इन्होंने बोला है, और इसमें कुछ है नहीं। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान जो है वो कॉटन के मामले में दुनिया का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और रॉ मटेरियल भी करता है, फिनिश प्रोडक्ट भी करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी डेवलप है पाकिस्तान में, तो नहीं हो पा रहा है भाई अभी उनसे, प्रोडक्शन वगैरह कम हो गया, सप्लाई चेन में दिक्कत वैसे ही आ गया रशिया यूक्रेन की वजह से। तो वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं, भाई कुछ करो हमारा। लेकिन वही है, देखिए दो चीजें हैं, एक हमारे यहाँ पे है बहुत चीज इकोनॉमी, और दूसरी है पॉलिटिक्स। और जो बिजनेस क्लास है वो तो चाहते हैं कि भाई बिजनेस ओपन हो, ट्रेड हो, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। पॉलिटिक्स में आपको पता ही है कि आर्टिकल 370 करो, आपने हटाया तो उसको वापस लो, तभी हम लोग बातचीत करेंगे, है ना। वो सब होता रहता है। इंडिया पाकिस्तान को अक्यूज करता है टाइम टू टाइम कि हमारे यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होता है, टेररिज्म को वहां से फंडिंग की जाती है। ऑफ कोर्स होता भी है, तो पाकिस्तान इंडिया को अलग अलग तरीके से अक्यूज करता है। तो एक तरफ पॉलिटिक्स है, एक तरफ इकोनॉमी है। यूजली इकोनॉमी के ऊपर पॉलिटिक्स भारी पड़ती है, यूजली, ठीक है, खासकर इंडिया वाले केस में। खैर अभी कुछ इंडिकेशन तो आया है, सरकार बदली है पाकिस्तान में, और वहां के इवन जो जनरल थे अभी, बाजवा जी, ठीक है, जावेद बाजवा, उन्होंने भी कहा है कि भैया भूल जाओ पुरानी बातें, बरी द पास्ट, ठीक है, आगे की सोचो, पुरानी बातों में मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, सोचो समझो, आगे बढ़ो। तो ये थोड़ा थोड़ा सा था पाकिस्तान के बारे में। आज का जो दोस्तों एक एडिटोरियल है ना, ये थोड़ा सा अलग है। अलग इन द सेंस कि जब हम लोग ना बहुत बार बात करते हैं जो है पैट्रियार्की की बात करते हैं, मिसोजिनी की बात करते हैं, सेक्सिज्म की बात करते हैं, है ना। तो उस केस में अभी केरला से एक बहुत ही खराब न्यूज है। केरला में एक सेशन कोर्ट के जज थे, उनके पास एक केस आया, जिसके और केस था सेक्सुअल हैरेसमेंट का। किसके खिलाफ था? केरला के एक बहुत ही फेमस एक सोशल एक्टिविस्ट का वो केस था। तो जब उनके सामने ये केस आया, तो ये जो सोशल एक्टिविस्ट थे, इन्होंने और इनके जो लॉयर थे, उन्होंने सेशन कोर्ट के जज को कुछ फोटोज वगैरह, कुछ वीडियोज वगैरह दिखाई, फोटोज वगैरह बेसिकली दिखाई, जिसमें उस लेडी की फोटोज दिखाई गई जिसने उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाला था। और आर्गुमेंट देखिए उन्होंने कितना खराब आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये जो लेडी हैं, आप इनके कपड़े देखिए, इन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो कि सेक्सुअली प्रोवोकेटिव हैं, इसकी जो ड्रेस है, ठीक है। तो भाई कसूर इसका नहीं है, उस एक्टिविस्ट का कसूर नहीं है, क्योंकि लेडी ने कपड़े ऐसे पहन रखे हैं, तो मर्द तो अट्रैक्ट होगा ही, तो ये भी भाई अट्रैक्ट हो गए, इन्होंने जाकर उनको छेड़ दिया, ये उन्होंने आर्गुमेंट दिया। और यहां पे अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि सेशन कोर्ट के इस महाराज ने, इस जज ने उस बात को मान भी लिया। जज ने फोटो को देखा और कहा कि हाँ भाई, जब इन्होंने कपड़े ही ऐसे पहन रखे हैं तो मर्द तो छेड़ेगा ही, तो उनको जो है बेल दे दिया, जाइए आप फ्री हो गए। मतलब कितनी बड़ी चीज है ये। और एक केरला के सेशन कोर्ट के, और केरला तो अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट मानता है। इतना ही नहीं, एक और भी चीज है, यही जज थे, इनके पास एक और केस आया था थोड़े समय पहले, और वो केस क्या था? वो ये केस ये था कि एक दलित, एक जो है लेडी का केस आया था, वही सेक्सुअल हरासमेंट वाला केस, जिसमें वो भाई साहब ये बोल रहे हैं कि ये जो आदमी है,
वो इस दलित लेडी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये दलित है और ये आदमी ब्राह्मण है, तो ये अनटचेबल है, तो इसको टच करेगा ही नहीं। इस तरह के जज पता नहीं क्या भांग खा के बैठे रहते हैं, इनकी 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 पढ़ाई कैसी होती है पता नहीं भाई, कहाँ से ये लोग आते हैं इस तरह के, ये सब चीजें होती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इनका ये कहना है कि सेक्शन 354A इंडियन पिनल कोड के अंदर जो हम लोग वीमेन के अगेंस्ट में जो असोल्ट होता है, क्राइम होता है, ये उसके अगेंस्ट में नहीं आता। उनको भाई साहब को बेल दे दिया। हालांकि जब बाद में प्रोटेस्ट वगैरह हुए, वो सब चीजें हुई, तो केरला हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। लेकिन देख रहे हो ना आप, हमारी जुडिशरी के अंदर भी कितना कैसा पैट्रियार्कल माइंडसेट है ना, कितनी मिसोजिनिस्टिक थॉट रखते हैं कई सारे जज हमारे यहाँ पे। तो ये वीमेन की डिग्निटी, लाइफ, पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट में, प्राइवेसी के अगेंस्ट में ऑफ कोर्स है ना। तो वो सारी की सारी चीजें हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। उसके अलावा आर्गुमेंट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो इनका ये कहना है कि भाई देखिए, द वीमेन को बहुत प्रॉब्लम होती है भाई। मतलब आप ये सोच के देखिए, अब आपने सबने आसपास देखा है ना, वीमेन कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं। अपने घर के अंदर ही, घर की चार दीवारी में कितनी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। और जो वीमेन अगर पढ़ लेती है, समाज में आगे बढ़ना चाहती है, तो कितनी सारे दिक्कतें उसको आती हैं। इवन एक औरत के लिए कोर्ट में जाना बहुत बड़ी बात है, स्पेशली अगर वो केस सेक्सुअल हरासमेंट का होता है, उसको बदनाम कर दिया जाता है। ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत खराब चीज होती है, जिसमें हम लोग जो आदमी छेड़खानी कर रहा है उसके एक्शन को जस्टिफाई करते हैं। हमारे यहाँ पे विक्टिम को ब्लेम किया जाता है कि अगर किसी का रेप हुआ है, अरे उसने ऐसे कपड़े पहन रखे होंगे। किसी के साथ छेड़खानी हुई है, अरे वो रात को जो है 2 बजे वहां पे क्या कर रही थी, है ना, अरे यार इसने तो ऐसे टाइट कपड़े पहने हुए थे। विक्टिम को ब्लेम करने की हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी आदत है। जो आदमी कल्प्रिट है, जो छेड़खानी करता है, अक्यूज है, उसको जस्टिफाई करते हैं। तो एक वीमेन को लिए कोर्ट में जाना अपने आप में ही एक पनिशमेंट है। और अगर वो केस भाई सेक्सुअल हरासमेंट का है और वो छेड़खानी का, तो आप मतलब सोच के छोड़ ही दीजिए। और एक ऐसी वीमेन के लिए तो बहुत हार्ड हो जाता है जो फाइनेंशियली और जिसको इमोशनल सपोर्ट नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हमारी खुद इंडियन जुडिशरी के अंदर वीमेन का रिप्रेजेंटेशन है नहीं। अब से आजादी से लेके, मतलब 1950 से लेके अभी तक सिर्फ 11 वीमेन जज रही हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बुरी हालत है, राइट। प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं। क्या यहाँ पे कुछ सोल्यूशन भी हैं? एक दो सोल्यूशन भी हैं। तो पहले तो इन्होंने ये कहा कि भाई वीमेन का जो इंक्लूजन बढ़ाइए आप कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वीमेन की के लिए जो है एक पॉजिटिव इमेज बनेगा। उसके अलावा जब लीगल प्रैक्टिशनर्स होते हैं या फिर जो लॉ कॉलेज होते हैं, इनका जो सिलेबस होता है, जो करिकुलम होता है, उसके अंदर जो है ऐसी पढ़ाई करवाई जाए जो है ना जेंडर सेंसिटिव होती है, फेमिनिस्ट टाइप की स्टडीज उनको करवाई जाए। ये सब चीजें उनको सेंसिटाइज करना है बेसिकली, ठीक है। तो इन्होंने कुछ आर्गुमेंट इस आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है। फिर इन्होंने कुछ कुछ और नॉर्मल आर्गुमेंट दिए हुए हैं। कहना है भाई जो चॉइस ऑफ ड्रेस है, ये वीमेन की फ्रीडम का, उसकी प्राइवेसी का, उसकी डिग्निटी का इंटीग्रल पार्ट है। आप वीमेन को ये नहीं कह सकते अब उनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। जब मर्द को नहीं कह सकते, ये मर्द की डिग्निटी और प्राइवेसी की बात है, तो ये वीमेन की डिग्निटी और प्राइवेसी की बात है। वो कुछ भी पहन सकती है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जजिंग अ पर्सन्स ड्रेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ अ जज, है ना। एक वीमेन की ड्रेस को जज करना किसी का भी अधिकार नहीं है, इवन जज का भी अधिकार नहीं है। आप ड्रेस के बेस पे किसी को जज नहीं कर सकते। ड्रेस के बेस पे कैरेक्टर को जज करना ये हमारी सोसाइटी में ही होता है, समझ रहे हो। किसी ने टैटू बनवा लिए, है ना, किसी ने अगर बाल थोड़े से वैसे रख लिए, अरे ये तो बिगड़ा हुआ है ना, अरे ये लड़की तो बिगड़ी हुई, इसने तो टैटू बनवा रखे हैं, कितनी, है ना। अगर कोई वेस्टर्न कपड़े पहन लेती है, अरे ये तो बड़ी मॉडर्न लड़की है। कोई अगर सूट सलवार पहन लेती है, ये तो बहनजी टाइप की है। तो ये जो माइंडसेट है ना, जो नैरो माइंडसेट है, वो बहुत इंटीग्रल घुसा हुआ है खून के अंदर, उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें जो इन्होंने यहाँ पे कराई हैं। फिर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं कि हेनरी III, एडवर्ड IV और ये सब हिस्टोरिकल एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। यूरोप के अंदर कुछ ऐसे राजा महाराजा हुआ करते थे जिन्होंने वीमेन के लिए, मैन के लिए ड्रेस कोड बना दिए थे। इवन यूएसए के अंदर एक केस आया था 1872 में, जिसमें वहां के एक जज ने कहा था कि वीमेन को जो है वो घर के अंदर रहना चाहिए, वीमेन को अपनी वाइफ की ड्यूटी निभानी चाहिए, मदर की ड्यूटी निभानी चाहिए। वीमेन जो है वो लॉयर वॉयर बन के क्या करेंगी, इस तरह के बड़े मिसोजिनिस्टिक टाइप के आर्गुमेंट दिए जाते थे। ये वो समय बहुत पुराना था ना, 1870। 1583 में हेनरी किंग ने भी कुछ कुछ ऐसा ही कहा था। इन्होंने कहा था कि जो गरीब क्लास है, जो अमीर क्लास है, वो अलग अलग कपड़े उनको पहनने चाहिए, है ना। फिर एक 1942 में जॉन ऑफ आर्क ने भी
मर्दों के लिए और वीमेन के लिए जो है अलग अलग ड्रेस कोड बना दिए गए थे। ये हर सोसाइटी में रहा है टाइम टू टाइम, है ना। लेकिन सोसाइटी का काम क्या होता है? अपने आप को ग्रो करना, इवॉल्व करना, है ना। तो जो सोसाइटी इवॉल्व होती रहती है और ये सोसाइटी हमेशा इवॉल्व होती रहती है ना। आज से 100 साल बाद कुछ और चीजें आएंगी, 200 साल बाद कुछ और चीजें आएंगी, 500 साल बाद कुछ और चीजें आएंगी, लेकिन सीखने की जरूरत है। तो जो सोसाइटी नहीं सीखती अपनी गलतियों से वो पीछे रह जाती है, जो सोसाइटी सीखती आगे बढ़ती है वो ग्रो करती है। तो यहाँ से हम लोग जो है मेंस के लिए क्वेश्चन लिख सकते हैं। सम रिसेंट डेवलपमेंट्स, तो यही आपने केरला वाला एग्जांपल दे देना है। सम रिसेंट डेवलपमेंट्स शो दैट द पैट्रियार्की इज प्रेजेंट नॉट जस्ट एट द सोसाइटी लेवल ऑन लार्ज बट जुडिशियल सिस्टम एज वेल। तो आपने डिस्कस करना है, ठीक है। तो कुछ रीजंस आपने यहाँ पे बता देने हैं, एग्जांपल आपने यहाँ पे दे देने हैं और कुछ सॉल्यूशंस वगैरह आपने यहाँ पे सजेस्ट कर देने हैं। तो इस तरह से हम लोग इस आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी आपके पास है। ये तो हम लोगों ने कर ही लिया, देखिए ये वाला तो ठीक है। एक दो आपने पढ़ना है, थोड़ा बहुत आप और पढ़ सकते हो अगर आपका मन करे तो, अदरवाइज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी छोटी डिटेल दे रखी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ, पढ़ाई करो, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, कुछ नया सीखो, तभी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। टेंशन नहीं लेनी है, चिल होकर पढ़ाई करनी है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।